राम राम साहब, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। रीट भर्ती परीक्षा के बारे में देखें तो एक दो दिन से एक न्यूज आ रही है कि एग्जाम सितंबर महीने में होगा। तो सितंबर माह में एग्जाम होगा तो आपको चाहिए कि आप अपनी तैयारी को दोगुना कर लें। जो समय आप दे रहे हैं उससे अधिक से अधिक समय दें। और आज हम मनोविज्ञान विषय के बारे में देखे हैं। तो मनोविज्ञान विषय के जो टॉपिक हमने पिछली बार किया था उस टॉपिक का आगे का पार्ट लेकर आए हैं, व्यक्तित्व के प्रकार। आपने पिछले वीडियो में व्यक्तित्व के सामान्य संकल्पना के बारे में देखा था। उस संकल्पना के बाद आगे देखेंगे हम व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। जो व्यक्तित्व के प्रकार की बात करें तो उन व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले व्यक्तित्व के प्रकार का विभाजन किसके द्वारा किया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही आता है। पहला प्रश्न यही से बनेगा जो मैंने लाइन बोली कि सर्वप्रथम व्यक्तित्व के प्रकार का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? एक व्यक्ति आते हैं हिप्पोक्रेटस, नाम सुना होगा आपने, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस एक ग्रीक चिकित्सक हैं, शारीरिक चिकित्सक है वो। और इनके द्वारा व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। इन्होंने शारीरिक द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया। सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया। इन्होंने व्यक्तित्व का शारीरिक द्रव्य के आधार पर 4 भागों में विभाजन किया। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको अच्छे से। इसमें देखें सबसे पहला जो है व्यक्तित्व का विभाजन वो किया रक्त प्रदान के आधार पर। मतलब इसमें मुख्य क्या है? रक्त। दूसरे में कफ प्रदान, कफ। तीसरा पीला पित्त और चौथा काला पित्त। इन चारों के बारे में दिया। इसमें है क्या क्या? तो इसमें देखिए रक्त प्रदान और रक्त प्रदान के आधार पर, मतलब इसमें जो प्रधानता है वो रक्त की होती है, ब्लड की प्रधानता होती है। और ऐसे व्यक्ति जिसमें रक्त की प्रधानता होती है वो व्यक्ति आशावादी होते हैं। आशावादी मतलब शांति वाले हैं, शांति प्रिय है और प्रसन्न रहने वाले होते हैं। जो हो रहा है कार्य, मतलब आशावादी व्यक्ति है वो फल पर इच्छा नहीं करते बल्कि कर्म पर इच्छा, मतलब कर्म करते जाते हैं और फल की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति आशावादी व्यक्ति होते हैं, शांति प्रिय होते हैं और यह हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं। तो यहाँ तक रक्त प्रधानता की बात हो गई। इसके बाद दूसरा जो है उसमें देखें कफ की प्रधानता। कफ प्रधानता में ऐसे व्यक्ति जिसमें कफ की प्रधानता होती है ये व्यक्ति मंद गति के होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, जो बैठे ही रहेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, आलसी प्रवृत्ति के ये लोग कफ की प्रधानता वाले होते हैं। तीसरे देखें पीला पित्त। जिन व्यक्तियों में पीला पित्त होता है वो व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी कामचोर होते हैं। और आलसी वाले इसके अंदर भी आएंगे, आलसी और कामचोर दोनों अलग अलग है। कफ प्रधानता में आलसी आएगा और जो व्यक्ति कामचोर है वो पीला पित्त वाले। अगला देखिए काला पित्त। ये व्यक्ति उदासीन होते हैं, निराशावादी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, मतलब जो होगा वो आराम से हो जाएगा, भगवान के भरोसे बैठे हैं। तो ये सारे व्यक्ति काला पित्त वाले, चिड़चिड़े, जल्दी चिढ़ने वाले होते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, पर निंदा वाले। तो ये चारों व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में आपको यहाँ तक क्लियर होगा और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो व्यक्तित्व का प्रकार विभाजन किया गया, अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण से देखें, मनोवैज्ञानिक आधार पर देखें तो हिप्पोक्रेटस ने किया। लेकिन भारतीय आधार पर अगर हम देखें तो इनसे हिप्पोक्रेटस से पहले भी व्यक्तित्व का विभाजन कर दिया गया था। और जो भारतीय दर्शन के आधार पर देखें और भागवत गीता के आधार पर किया गया। तो भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें या भारतीय दर्शन के आधार पर देखें तो व्यक्तित्व का जो विभाजन किया गया वो भागवत गीता में मिलता है। और भागवत गीता में जो विभाजन किया गया वो उस विभाजन का मुख्य आधार क्या था? जब हिप्पोक्रेटस ने किया विभाजन उसका मुख्य आधार क्या था? तो उसका आधार था शरीर द्रव्य रचना के आधार पर, शरीर द्रव्य के आधार पर था। जबकि भागवत गीता में किया गया है वो गुणों के आधार पर किया गया है। तो व्यक्ति के जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन इन्होंने 3 प्रकार से कर रखा है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो तीनों दिख रहे होंगे आपको, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब यहाँ पर जो प्रधानता है वो किसकी है? तो सतोगुणी में गुण की प्रधानता है। तो सतोगुणी में एक शब्द आ रहा है सत प्लस गुण, तो सत सत्व और इसका मतलब होता है धर्म। रजोगुणी में प्रधानता है रज की या सूर्य की प्रधानता है। तमोगुणी में प्रधानता है तम। तम का किसका पर्यायवाची है? तम अंधकार का पर्यायवाची है, अज्ञान का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर तम का गुण है। मतलब तीनों के अंदर
सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन तीनों में देखें तो इन तीनों में जो प्रधानता है वो सत्य की प्रधानता, रज की प्रधानता और तम की प्रधानता। मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सत्य पर अडिग रहते हैं, ईश्वर नियमित कार्य करते हैं, जो ईश्वर के अनुसार हैं वो कार्य करेंगे। संत जो लोग हैं वो इसमें आएंगे, जो ऋषि मुनि है वो भी इसके अंदर आएंगे। तो ऋषि मुनि संत जो सत्य पर अडिग रहते हैं वो सारे व्यक्ति इसके अंदर आएंगे सत्वगुणी में। जबकि जो व्यक्ति कर्म में विश्वास करते हैं, सत्य पर तो विश्वास करते ही है लेकिन सत्य से थोड़ा नीचे का जो है कर्म में विश्वास करते हैं और जो वो कर रहे हैं वो सत्य है, और यह जो व्यक्ति है वो क्षत्रिय होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने कार्य समय पे पूर्ण करते हैं, और सैनिक वगैरह है, क्षत्रिय व्यक्ति है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तमोगुणी व्यक्ति मतलब जिसमें तम की प्रधानता है, अंधकार की प्रधानता है, अज्ञान की प्रधानता है, ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे? आपको पता होगा कि जो अंधकार पर विश्वास करते हैं, चमत्कार पर भरोसा करते हैं, मतलब चमत्कार पर विश्वास करेंगे, ऐसे व्यक्ति आलसी होंगे, कामचोर होंगे, दूसरों की निंदा करने वाले होंगे, और ये हमेशा यही सोचेंगे कि मैं बिना पढ़े ही भगवान के भरोसे बैठूंगा और भगवान की आराधना करता रहूंगा, पूजा करूंगा तो मेरी एक न एक दिन नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। जब तक आप अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करेंगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि कई बार कहा गया है कि सफलता का एक ही रहस्य होता है, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। तो यहाँ पर सफलता के लिए मूल मंत्र जो है वो परिश्रम है, न कि आपका भाग्य है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिएगा। अब यहां तक हो गया। इसके बाद हमने अभी दो प्रकार से विभाजन देखा। पहला विभाजन हिप्पोक्रेटस के आधार पर, जो पहला विभाजन था, सर्वश्रेष्ठ विभाजन नहीं कह सकते इसको। दूसरा हिंदू दृष्टिकोण से या भारतीय दृष्टिकोण का पहला जो विभाजन था वो भगवत गीता में था। अब तीसरा, जितने भी विभाजन किए गए व्यक्तित्व के, उन वर्गीकरण किया गया व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए, उन प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किया किसके द्वारा? व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है कार्ल युंग के जुंग। कार्ल युंग आए या जुंग आ जाए, तो व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसने किया? कार्ल युंग और जुंग ने किया। पिछले कई एग्जामों में इसके बारे में प्रश्न आ रखा है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के प्रकार में आपको ये याद करना है। इसके बाद दूसरे याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आप इसको जरूर याद कीजिएगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है, कार्ल जुंग और युंग ने देखे हैं तो इनकी एक पुस्तक आई साइकोलॉजिकल टाइप। साइकोलॉजिकल टाइप जो पुस्तक थी, इस किताब के अंदर इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। यह वर्गीकरण कितने भागों में? अब आपके माइंड में इस कार्ल युंग और जुंग के द्वारा कितना प्रकार का वर्गीकरण किया गया अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। 3 भाग दिए गए, 3 व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। क्या ये सही है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार बताए गए जरूर हैं। ये 3 प्रकार भी हैं मनोवैज्ञानिक आधार पर, लेकिन ये सत्य नहीं है। कार्ल जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप के अंदर व्यक्तित्व के 2 भागों का ही उल्लेख कर रखा है। पिछले रीड के एग्जाम में देखोगे लेवल फर्स्ट में यह प्रश्न आ रखा है। इन्होंने 2 ही भाग दिए, 2 ही प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जबकि तीसरा जो प्रकार है देख रहा होगा आपको, उभयमुखी। उस उभयमुखी का जो उल्लेख है वो नामेन व याकोर कार्ल युंग जुंग के शिष्य थे, इनके द्वारा किया गया था। अंतर्मुखी नाम से स्पष्ट है, अंतर मतलब अंदर ही अंदर, जिनका अंतर्मुखी का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के या फिर आत्म केंद्रित होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के लिए कार्य करते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं वो व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए कार्य करते हैं और जो लोक केंद्रित, लोगों पर केंद्रित होते हैं, वो व्यक्ति बहिर्मुखी कहलाते हैं। तो अंतर्मुखी आत्म केंद्रित होते हैं, जबकि बहिर्मुखी लोक केंद्रित होते हैं। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति एकांतवासी होते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। ये व्यक्ति सामाजिकता का अभाव होता है। इसमें ऐसे कई प्रश्न हम अभी चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो इनमें सामाजिकता का अभाव है, आध्यात्मिकता का अभाव है। ये व्यक्ति लेखक, दार्शनिक और वैज्ञानिक हो सकते हैं। अब सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति लेखक है तो उसका व्यक्तित्व कैसा है? तो लेखक है इसका मतलब वह आत्मकेंद्रित है, तो वो अंतर्मुखी होगा। दूसरा बहिर्मुखी, ये लोक केंद्रित होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, वाचाल होते हैं, मतलब अधिक से अधिक बोलना पसंद करते हैं, लोगों में रहना पसंद करते हैं। इसमें सामाजिकता अत्यंत होती है, बहुत ज्यादा, जबकि अंतर्मुखी में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद ये व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते हैं।
और ऐसे व्यक्ति नेता, अभिनेता, शिक्षक, चिकित्सक ये हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है उस प्रकार की बात करें, दिख रहा होगा आपको उभयमुखी। इस उभयमुखी के बारे में देखें तो उभयमुखी कार्ल युंग व जुंग के शिष्य नामेन व याकोर, दो शिष्य थे नामेन व याकोर। इन्होंने व्यक्तित्व का जो अपने गुरु ने वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण पर इन्होंने लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण लेने के लिए प्रयोग किए। लोगों पर प्रयोग किए, प्रयोग के दौरान इन्होंने एक वक्र खींचा। वक्र के अंदर देखें तो इन्होंने एक शीर्ष पर तो व्यक्तित्व रखा, व्यक्ति रखा, जबकि दूसरे शीर्ष पर इन्होंने समाज रखा। तो पहले शीर्ष पर व्यक्ति, दूसरे शीर्ष पर समाज रखा। अब इन दोनों के मध्य जो व्यक्ति अपने बारे में बातें करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष अपने खुद की चर्चा करते हैं, अपने गुणों को बताते हैं, वो व्यक्ति अंतर्मुखी के अंदर आएंगे, जबकि जो समाज की बातें करते हैं वो व्यक्ति बहिर्मुखी के अंदर आएंगे। जबकि इन्होंने पाया इस प्रयोग के अंदर तो सर्वाधिक व्यक्ति ऐसे थे जो स्वयं की बातें भी करते थे, दूसरे समाज की भी बातें करते थे। मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के मध्य का इनको व्यक्ति ज्यादा मिले, तो जो व्यक्ति उभयमुखी के नाम से इन्होंने नया नामकरण किया। तो उभयमुखी के रूप में इन्होंने नया नामकरण किया है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तो नाम बताया कार्ल युंग व जुंग के द्वारा, जबकि तीसरा नाम जो बताया उभयमुखी, वो उभयमुखी बताया गया है यामेन व याकोर के द्वारा, नामेन व याकोर के द्वारा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो। व्यक्तित्व का जो विभाजन है वो विभाजन शारीरिक रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर जो विभाजन किया गया वो विभाजन मुख्यतः 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। तो शारीरिक रचना के आधार पर जो विभाजन किया गया है, शरीर रचना के आधार पर विभाजन किया गया, वो 3 व्यक्तियों ने किया, शेल्डन के द्वारा, फ्रेशनर के द्वारा और क्रेचमर के द्वारा। 3 व्यक्तियों के बारे में हम देखें तो एक सारणी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, इस सारणी के अकॉर्डिंग तो शेल्डन ने, क्रेचमर ने और फ्रेशनर ने, इन तीनों ने जो विभाजन किया वो विभाजन जो नाम अलग अलग दिए हैं पर इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो गुण हैं या जो स्वभाव मिलता है या रचना, जो शरीर की रचना मिलती है, उन गुणों को एक जैसा है। तो इसका मतलब नाम तीनों ने अलग अलग दिए, बल्कि इसके जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं समान थी। इसमें देखें तो जो शेल्डन है, उस शेल्डन ने एक जो नाम दिया, जो व्यक्तित्व का पहला प्रकार बताया जिसको इंडोमॉर्फिक कहते हैं। इंडोमॉर्फिक, और इंडोमॉर्फिक मतलब कोमलकाय। ऐसे व्यक्ति जो कोमलकाय हैं, इंडोमॉर्फिक हैं, और जिसी को फ्रेशनर ने गोलकाय नाम दिया, जबकि क्रेचमर ने इसको नाटा या पिकनिक नाम दिया। तो आपको दिख रहा होगा पहली लाइन, कोमलकाय, गोलकाय और नाटा, पिकनिक, ये तीनों एक ही नाम है, जबकि तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग इसका नामकरण किया है। तो इनकी विशेषता देखें तो जो व्यक्ति कोमलकाय है, नाम से स्पष्ट है व्यक्ति कोमल है। दूसरा गोलकाय है, नाम से और समझ में आ रहा होगा कि एक तो सबसे पहली विशेषता देखो, यहाँ तीनों नामों से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि व्यक्तित्व की क्या विशेषता है। कोमलकाय मतलब व्यक्ति कोमल है, मतलब इतना सख्त नहीं है, उसका शरीर एकदम नाजुक है। इसके बाद गोलकाय दूसरा नाम, तो गोल मतलब जो व्यक्ति गोल मटोल है, नाम से स्पष्ट है। नाटा जिसकी लंबाई कम है, तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोमल है, नाजुक है, और जिसके बारे में देखिए जो गोल मटोल है, मतलब ज्यादा मोटा भी है, और तीसरा नाटा है, लंबाई कम है। तो ऐसे व्यक्ति छोटे भी हैं, मोटे हैं और लंबाई में कम है, ये व्यक्ति हो गए। ये व्यक्ति सदैव हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में देखें, ये व्यक्ति दूसरे लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी कॉमेडियन हैं, जैसे राजपाल यादव, गोविंदा, साउथ का एक है कॉमेडियन ब्रह्मानंद, इन सब के बारे में देखें, जितने व्यक्ति कॉमेडियन होते हैं, मतलब जो हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति की लंबाई सदैव कम होती है। तो इसका मतलब जिनकी लंबाई कम है, छोटे हैं कद में, मोटे हैं, गोल मटोल हैं, तो ऐसे व्यक्ति सदैव हंसमुख होते हैं। यह व्यक्ति भोजन प्रिय होते हैं, तभी इनका पेट वगैरह बाहर निकला होता है, ज्यादा गोल मटोल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति ज्यादा भोजन प्रिय है, खाना वाना ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा लोगों को मिलना भी पसंद करते हैं। और ऐसे व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, और ये थोड़ा आलसी मतलब चुस्त होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। दूसरा प्रकार देखें, स्थूलकाय बताया शेल्डन ने, जबकि फ्रेशनर ने बताया सुडोलकाय, और क्रेचमर ने बताया खिलाड़ी प्रवृत्ति की, एथलेटिक। स्थूलकाय, सुडोलकाय, खिलाड़ी, नाम से देखना। स्थूलकाय मतलब जिनका शरीर सीना चौड़ा होगा, सुडोलकाय मतलब वो भी सेम ही है, खिलाड़ी प्रवृत्ति की, मतलब ऐसे व्यक्ति जो मजबूत है, शक्तिवान है, धैर्यवान है, और जो एकदम एक्टिव है, मतलब सक्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति है, साहसी है और आशावादी व्यक्ति होते हैं,
वो व्यक्ति स्थूलकाय में आएंगे सेल्डन के अनुसार। तीसरा देखें, सेल्डन ने बताए 3 प्रकार बताए हैं शरीर रचना के आधार पर। इसमें तीसरा प्रकार है लंबकाय या एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक या लंबकाय है, उसी को फ्रेक्शनर ने भी लंबकाय नाम दिया, जबकि क्रेचमर ने इसको शक्तिहीन बताया, एस्थेनिक नाम दिया। ऐसे व्यक्ति जिनके लंबे ज्यादा है, लंबकाय नाम से स्पष्ट है लंबे हैं, और शक्तिहीन मतलब जो कमजोर है। तो ऐसे व्यक्ति जो लंबे हैं, दुबले पतले हैं, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, ज्यादा तनावग्रस्त होते हैं, दूसरों की निंदा करना पसंद करते हैं, पर निंदा करते हैं। ये 3 प्रकार हो गए सेल्डन के द्वारा, फ्रेशनर के द्वारा, क्रेचमर के। जब देखें जो शरीर रचना के आधार पर प्रकार बताए गए, उन प्रकारों में सबसे सेल्डन ने जो दिए प्रकार वो 3 प्रकार के ही थे, जबकि फ्रेशनर ने बताया वो 4 प्रकार है, और क्रेचमर ने बताया वो भी 4 प्रकार है। तो फ्रेशनर ने आयतकाय बताया, जबकि क्रेचमर ने मिश्रित काय बताया। तो ऐसे व्यक्ति जो दोनों ये सभी पढ़े, इन तीनों का मिश्रण इसमें पाया जाता है, मिश्रित है, आयतकाय है, जो लंबे चौड़े पेट वाले हैं, सामान्य व्यक्ति जैसे ही है, लेकिन इसमें से कोई व्यक्ति किसी बीमारी, विशेष जो बीमारी होती है उससे ग्रसित होते हैं, और ऐसे व्यक्ति दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार हैं। इसमें से सीधा सा एग्जाम में पूछेगा कि कोई व्यक्ति जिसका कद छोटा है, हसमुख प्रवृत्ति का है, भोजन प्रिय है, वह सेल्डन के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? तो सेल्डन के अनुसार वो कोमलकाय या एंडोमार्फिक होगा, ऐसा पूछ सकता है। या पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति मजबूत, शक्तिवान, धैर्यवान, आशावादी व साहसी है, वह फ्रेशनर के अनुसार किस तरह का व्यक्तित्व है उसमें? तो वह सुडोलकाय व्यक्तित्व का पाया जाएगा। तो यहाँ तक ये क्लियर होगा सारा कंसेप्ट। ये चारों जो सारणी है, उस सारणी को आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको अच्छे से एक बार। आगे देखते हैं। आल्पोर्ट व केटल ने व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर 14 प्रकार बताए। इनके बारे में वैसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि आल्पोर्ट व केटल ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया, इनका मूल आधार क्या था? तो इनका मूल जो आधार था वो शील गुण था। तो शील गुण के आधार पर 14 प्रकार किसने बताए? आल्पोर्ट व केटल के द्वारा। जबकि थॉर्नडाइक ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, वो वर्गीकरण विचारों के आधार पर किया। इसमें विचारों के जो थे वो 3 प्रकार के आधार पर किया, स्थूल विचारक, गहन विचारक और संप्रत्यय विचारक। तो थॉर्नडाइक ने विचारों के आधार पर 3 प्रकार का किया, स्थूल विचारक, गहन विचारक और संप्रत्यय विचारक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरण के बारे में हमने चर्चा की। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखना कि जो वर्गीकरण किया है, उन वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है, और मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया किसने? कार्ल युंग व जुंगने के द्वारा किया गया है, जिन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जबकि इनके शिष्य के द्वारा एक प्रकार और बताया गया है, उभयमुखी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।